हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, हम टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे पहली बार हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक किया करें, पसंद आया करें तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और अन्य भाई बहन भी जो लोग टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं और यहाँ से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लगा करके अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कॉपी पेन ले लीजिए और बिना समय को नष्ट किए हुए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हूँ। और आज हमारा प्रैक्टिस 4 होगा। ठीक है, तो चलिए, पहला प्रश्न है, देखिए, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अनुदित रचना नहीं है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अनुदित रचना नहीं है। पहले नहीं शब्द को आप ध्यान दीजिए, नहीं है, तो इसमें कौन सी ऐसी रचना है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अनुदित नहीं है, तो यही आपको बताना है। तो चलिए, आपके ऑप्शन हैं गंगा लहरी, ऑप्शन बी है ऋतु तरंगिणी, ऑप्शन सी है स्नेहमाला, ऑप्शन सी है कान्य कुब्ज अबला विलाप। चलिए ऑप्शन करिए। चलिए आप सब ऑप्शन करिए। तो देखिए, इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये अनुदित रचना नहीं है, ये इनका काव्य कृति है, काव्य रचना है। ठीक है, कान्य कुब्ज और अबला विलाप ये काव्य रचना है। गंगा लहरी की बात करूं तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना का ये सवैया छंद में अनुवाद है। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करूँ ऋतु तरंगिणी, ये कालिदास के ऋतु संहार के छाया अनुवाद है। और स्नेहमाला की बात करूँ तो ये जो रचना है भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का अनुवाद है। ठीक है, ये भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद है। ये भी ध्यान रखिएगा, किस छंद में, तो दोहों में अनुवाद है स्नेहमाला। और ये कान्य कुब्ज अबला विलाप इनकी अनुदित रचना नहीं है, ये मौलिक है, काव्य कृति है। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। गली आगे मुड़ती है, गली आगे मुड़ती है रचना के लेखक कौन हैं? शिव प्रसाद सिंह हैं, मोहन राकेश हैं, अज्ञे हैं और नामोद सिंह हैं। चलिए बताइए। चलिए आप सब अपना आंसर करिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, गली आगे मुड़ती है ये किस विधा की रचना है। और दोस्तों, हमने यहाँ वही प्रश्न रखे हैं जो परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए, और वो उन पूछे हुए प्रश्नों से मैं आपको नए भी प्रश्नों से अवगत कराऊंगी। ठीक है, तो देखिए, गली आगे मुड़ती है ये किस विधा की रचना है, ये भी पहले जानिए आप। तो ये उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, गली आगे मुड़ती है ये उपन्यास विधा की रचना है। और किसकी है? तो शिव प्रसाद सिंह की है। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह की है। शिव प्रसाद सिंह के और भी उपन्यासों को जानिए आप। तो जैसे एक हो गया गली आगे मुड़ती है, एक हो गया वैश्वानर, दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है, वैश्वानर, कोहरे में युद्ध। ठीक है, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है और वैश्वानर, ये भी इनके उपन्यास है, आप इन्हें याद रखिएगा। और मोहन राकेश की बात करूं तो ये भी इनकी कहानियाँ, नाटक, ये सब चर्चित रहे हैं, इन्हें भी आप याद रखें। जैसे मोहन राकेश की रचना है आपका नाटक है आधे अधूरे हो गया, आषाढ़ का एक दिन हो गया, लहरों के राजहंस हो गया, पैर तले की ज़मीन हो गया,
पैर तले की ज़मीन इनकी अधूरी रचना है जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया है, ये भी आप तथ्य जानते रहिए। और एक इनकी रचना है परमात्मा का कुत्ता, मोहन राकेश गांव, चर्चित है, जानते रहिए। ठीक है। आगे की बात करें तो इनके भी उपन्यास काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, चर्चित हैं, जिसमें आपका शेखर एक जीवनी महत्वपूर्ण ही है, और शेखर एक जीवनी है, अपने अपने अजनबी है, नदी के द्वीप है। ठीक है। ये आज्ञे के उपन्यास हैं। नामवर सिंह की बात करूं तो इनकी जो भी आलोचनात्मक रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी सभी रचनाओं को आप तैयार करके रखिए। हालांकि सब रचनाओं को तैयार कर पाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ मेन हैं वे बहुत पूछी, जैसे आपका एक दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है, ये बहुत बार पूछी गई है। ठीक है। दूसरी परंपरा की खोज ये हजारी प्रसाद द्विवेदी पे लिखी गई है, ये भी आप लोग जानते रहिए। ठीक है। और ये बहुत बार पूछा गया है। एक इनका है, एक छायावाद रचना है, एक छायावाद है, एक है दूसरी ये परंपरा की खोज। ठीक है। एक रचना इनकी है कविता के नए प्रतिमान, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। कविता के नए प्रतिमान। ठीक है। तो देखिए कविता के नए प्रतिमान इनकी एक रचना और है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। ये भी आप नोट कर लीजिए, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। तो इतनी रचनाएं हैं इनके, ये बहुत पूछी जाती हैं। तो नामवर सिंह की इन रचनाओं को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक से नाटक किसने लिखा? पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक से नाटक किसने लिखा? ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी है शरशुल दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी है रघुवीर सहाय। तो देखिए इनमें पृथ्वीराज की आंखें नाटक लिखे हैं आपके ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। जिन्होंने ऑप्शन बी चुना होगा वे सही हैं। तो रामकुमार वर्मा की बात करूं तो इनके नाटक और एकांकी ये सब चर्चित रहे हैं। जैसे आपका एक चारुमित्रा है, एकांकिन है, दीपदान है, ये सब विजय पर्व है, ये सब इनके चर्चित एकांकी नाटक हैं। ठीक है। और मुंशी प्रेमचंद की बात करूं तो इनके 3 नाटक हैं, पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और ये उपन्यासकार हैं। इनकी कहानियाँ हो गई, उपन्यास हो गए, मुंशी प्रेमचंद जी के भी पूछे जाते हैं, तो आप सब तैयार रखिए। तो इनके नाटक जान लीजिए आप। एक तो करबला हो गया, एक हो गया संग्राम, और एक प्रेम की वेदी। इनके 3 नाटक हैं मुंशी प्रेमचंद जी के, करबला, प्रेम की वेदी और संग्राम। नोट कर लीजिए आप सब। शरशुल दयाल सक्सेना की नाटक की बात करूं तो इनकी एक नाटक अति चर्चित है, बकरी। बकरी कैसा है? बकरी जनवादी नाटक है। बकरी किस विधा की रचना है ऐसे भी पूछ लिया जाता है। और बकरी का पात्र एक दुर्जन सिंह है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है। तो बकरी हो गया, गरीबी हटाओ, और लिपटा रजाई में, कल भात आएगा, ये सब इनके नाटक हैं। रघुवीर सहाय की बात करूं तो इनकी 2-3 रचना हैं, आपका बहुत बार पूछी गई हैं, आप इन्हें ध्यान रखिए। हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। ठीक है। लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो। ठीक है। ये इनकी रचना है रघुवीर सहाय की, तो आप सब ज़रूर याद रखें। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। ऊपर तो आपने पढ़ा पृथ्वीराज की आंखें, नीचे देखिए आत्मा की आंखें। आत्मा की आंखें सीपी और शंख रचना के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वरनाथ रेणु, बाबा नागार्जुन और कमलेश्वर। चलिए
करिए इनको आंसर। तो देखिए, आत्मा की आंखें, शिपी और शंख, ये आपका दिनकर की रचनाएं हैं। ये दिनकर की रचनाएं हैं। और कैसी रचनाएं हैं? तो ये अनुदित हैं। इन्हें भी आप लोग जान लीजिए। दिनकर की रचनाएं ये अनुदित हैं, आत्मा की आंखें और शिपी और शंख। और फणीश्वरनाथ रेणु की बात करूं तो ये आंचलिक उपन्यासकार हैं, जानते हैं आप लोग। महिला आंचल इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। और भी इनके उपन्यास है, जो इनके उपन्यासों का क्रम भी पूछा जाता है नेट के एग्ज़ाम में। जैसे आपका महिला आंचल हो गया, पढ़ती परिकथा होगा, दीर्घ तपा हो गया, कितने चौराहे हो गया, कलंक मुक्ति हो गया, पलटू बाबू रोड हो गया। ठीक है, तो इनके याद। बाबा नागार्जुन की बात करूं तो इनके उपन्यास, इनका पहले नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, तो इनका बाद में जब ये श्रीलंका जाते हैं, बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं, तो इनका नाम नागार्जुन पड़ जाता है। ठीक है, तब ये नागार्जुन के नाम से जाने जाते हैं। इनकी रचना, एक इनकी प्रसिद्ध रचना है, देखिए उपन्यास है वरुण के बेटे, जो कि मछुआरों पे लिखा गया है। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है कि मछुआरों पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो वरुण के बेटे। ठीक है, तो इनका है रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ और वरुण के बेटे। तो आप ध्यान रखें। कमलेश्वर की बात करूं तो इनके चर्चित उपन्यास हैं काली आंधी, सुबह दोपहर शाम। ये पूछी हुई रचना है, काली आंधी, काली आंधी, सॉरी क्षमा, ऐसे रहेगा, काली आंधी और सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, इनका है कमलेश्वर का। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। चलिए ऑप्शन करिए आप सब। तो देखिए, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। ठीक है, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। और प्रताप नारायण मिश्र की बात करूँ, इनकी चर्चित पत्रिका है ब्राह्मण, जो कानपुर से निकलती थी। ठीक है, और इनकी रचनाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं प्रताप नारायण मिश्र की, जिसमें आपका एक है क्या कहते हैं, घूरे का लत्ता बिने, कनातन के डौल बांधे, त्रिप्यन ताम, मन की लहर, ये सब प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं। जगन्नाथ दास की बात करूं तो इनकी एक चर्चित रचना है, ये आप मान के चलिए कि वो हर परीक्षा में पूछी जाती है। टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, नेट हो गया और हायर एजुकेशन हो गया, यूपीएचएससी हो गया, जो कि समालोचना दर्श, जो रचना इनकी है, इन जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की समालोचना दर्श, ये पोप के ऐसे क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया हुआ है, जबकि ये अनुवादित रचना है और एग्ज़ाम में दे देगा समालोचना दर्श आलोचना है, अनुवादित कृति है। तो सब लोग अक्सर समालोचना लगा के चले आते हैं, लेकिन ये आलोचना ग्रंथ नहीं है, जबकि ये अनुवादित कृति है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए समालोचना दर्श। और बद्रीनारायण चौधरी की बात करूं तो इनकी चर्चित पत्रिका हैं दो, एक है आनंद कादम्बिनी और एक है नागरी नीरद। ठीक है, ध्यान रखें आप इनको। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं।
इनमें आपका राइट आंसर हो गया अयोध्या प्रसाद खत्री ने कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। संयोगिता स्वयंवर किस विधा की रचना है? संयोगिता स्वयंवर किस विधा की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इनमें आपका हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर आपका नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। किसका नाटक है? तो लाला श्री निवास दास का नाटक है। संयोगिता स्वयंवर लाला श्री निवास दास का नाटक है और इसी नाटक की सच्ची समालोचना किसने की थी? ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप लोग जानते रहिए। संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना की थी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने, और अपने किस पत्रिका में किए थे? तो आनंद कादम्बिनी में। भारतेंदु युग के दो लेखक संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना करते हैं। तो इन्होंने बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी ने सच्ची समालोचना की थी अपने पत्रिका आनंद कादम्बिनी में, और एक लेखक वो कौन से हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। उन्होंने संयोगिता स्वयंवर की समालोचना अपने पत्रिका हिंदी प्रदीप में किए थे। ठीक है, तो ये भी जानते रहिए। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो कवि वचन सुधा को, भारत मित्र को, हिंदी प्रदीप को, आनंद कादम्बिनी को। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र कहा जाता है आपके भारत मित्र को। ठीक है, भारत मित्र को। कवि वचन सुधा पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है, और आनंद कादम्बिनी किसकी है? तो ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। यही दो पत्रिकाएं हैं, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बिनी, जिन दोनों पत्रिकाओं में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा की गई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। और दोस्तों इन प्रश्नों को जो मैं मौखिक बताऊं उन्हें भी आप नोट करिए। मेरा विश्वास है आपको परीक्षा में मेरे मौखिक क्वेश्चन से भी प्रश्न मिलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तुलसीदास जी उत्तर भारत की जनता के हृदय मंदिर में विराजमान हैं। तुलसीदास जी उत्तर भारत की जनता के हृदय मंदिर में विराजमान हैं, ये कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का है, मधुसूदन सरस्वती का है, रामविलास शर्मा का है, अमृतलाल नागर का है। चलिए ऑप्शन करिए। दोस्तों वीडियो को शेयर भी किया करिए, जिससे और भी भाई बहन जो लोग टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से पेपर सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारे कितने सही हो रहे हैं कितने नहीं, और सॉल्व करने के साथ साथ वे अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ बना सकते हैं। दोस्तों कोई भी परीक्षा की तैयारी करिए, उससे रिलेटेड आप प्रश्न और क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, क्वेश्चन आंसर ज़रूर लगाएं, प्रैक्टिस डेली लगाएं, क्योंकि प्रैक्टिस हमारी कमियों को उजागर करता है, हमें बताता है कहाँ पे हमारा वीक पॉइंट है, उसे हम फिर से अपना अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तुलसीदास जी उत्तर भारत की जनता के हृदय मंदिर में विराजमान हैं, ये कथन है आपका राइट आंसर है आचार्य शुक्ल जी का। और मधुसूदन सरस्वती की बात करूँ तो इन्होंने तुलसीदास जी को आनंद का वृक्ष कहा है। ठीक है, इन्होंने मधुसूदन सरस्वती जी ने आनंद का वृक्ष कहा है। ठीक है, मधुसूदन सरस्वती जी ने तुलसीदास जी को आनंद का वृक्ष कहा। और रामविलास शर्मा की बात करूं तो इन्होंने जाति कवि कहा।
इन्होंने जाति कवि कहा। और अमृतलाल नागर की बात करूं तो इन्होंने तुलसीदास जी को मानस का हंस कहा। ठीक है, मानस का हंस ये इनका उपन्यास है और तुलसीदास जी के जीवन पे आधारित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर के भी उपन्यास चर्चित हैं, पूछे जाते हैं, तो आप तैयार रखें। प्रश्न 9 देखिए, कृष्णचंद्र की कहानियाँ हैं। कृष्णचंद्र की कहानियाँ हैं जामुन का पेड़, किताब का कफन, एक गधे की आत्मकथा, अजनबी आँखें, एक गधे की वापसी, एक गधा नेफा के। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये उपर्युक्त सभी रचना, सभी कहानियाँ कृष्णचंद्र की हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। विभ्राट वासना के कवि हैं। विभ्राट वासना के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, सुमित्रानंदन पंत, शिवपूजन सहाय, निराला। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए विभ्राट वासना के कवि हैं आपके शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन ए सही होगा। सुमित्रानंदन पंत की बात करूं तो ये प्रकृति के चतुर चितेरे कवि भी कहे जाते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि भी इन्हें कहा जाता है, और इन्हें अप्सरा लोक का भी कवि कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इनको अप्सरा लोक का कवि, अप्सरा लोक का कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। शिवपूजन सहाय की बात करूं तो देखिए इन्हें कहा जाता है, भी आप नोट कर लीजिएगा, हिंदी भूषण। हिंदी भूषण और भाषा का जादूगर। भाषा का जादूगर, हिंदी भूषण और भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय को कहा जाता है। और निराला की बात करूं तो निराला जी को साहित्य शार्दुल कहा जाता है। साहित्य शार्दुल। ठीक है, साहित्य शार्दुल। एक मिनट, निराला जी को साहित्य शार्दुल कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। निम्न में शुद्ध वर्तनी है। निम्न में शुद्ध वर्तनी है पूज्यनीय, उज्जवल, परिपार्श्विक, ज्योत्सना। चलिए आप सब आंसर करिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पूज्यनीय का होता है पूजनीय, पूजनीय। उज्जवल का होता है उज्ज्वल। ठीक है, देखिए पूजनीय ये आपका सही है, पूजनीय। उज्ज्वल की बात करें तो उज्ज्वल ऐसे होता है, उज्ज्वल। परिपार्श्विक आपका सही है। और ज्योत्सना की बात करूं तो ये सही है आपका, ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना। प्रश्न 12 देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा और हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। चलिए ऑप्शन करिए आप सब।
तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। ऋतु शब्द है, ऋतु शब्द है, पूछा हुआ प्रश्न है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, दोनों है या फिर केवल ए सही है। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग और केवल डी के ऑप्शन ए केवल ए सही है। ठीक है, ऋतु शब्द केवल ए यानी स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द निषेध का पर्यायवाची नहीं है? निषेध का पर्यायवाची नहीं है। चलिए ऑप्शन देखिए, रात्रि, रजनी, तम, निशा। चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए रात्रि, रजनी, निशा ये निषेध के पर्यायवाची हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तम। तम का अर्थ होता है अंधकार। ठीक है, तम मीन्स अंधकार, तो ये तम नहीं होगा। प्रश्न 15 देखते हैं। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे दास का पर्यायवाची बताना है। देखिए अनुचर, परिकर, सेवक, भृत्य, बताइए। तो देखिए इनमें राइट आंसर होगा, जिन भाई बहन ने बी चुना होगा वे सही हैं। परिकर दास का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अनुचर, सेवक, भृत्य दास के पर्यायवाची हैं। चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। जहाँ सेना रहती है, जहाँ सेना रहती है के लिए एक शब्द है। यहाँ वाक्यांश दिया हुआ है, तो आपको एक शब्द में आंसर करना है। तो देखिए ऑप्शन ए सैन्यवास, ऑप्शन बी गगनचुंबी, ऑप्शन सी है उद्भिज, ऑप्शन डी है पांडुलिपि। क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे पांडुलिपि है, पांडुलिपि। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए जहाँ पे सेना रहती है इसके लिए एक शब्द होगा सैन्यवास। ठीक है, गगनचुंबी की बात करें तो गगन को चूमने वाला के लिए एक शब्द होगा गगनचुंबी। ठीक है, उद्भिज की बात करें जो स्वयं धरती फोड़कर जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द उद्भिज होता है। पांडुलिपि की बात करूँ वह पुस्तक जो हाथ से लिखी जाती हो, जो पुस्तक हाथ से लिखी गई हो उसे पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। जिसे वेतन न मिलता हो उसके एक शब्द में कहते हैं, जिसे वेतन न मिलता हो उसे एक शब्द में कहते हैं अवैतनिक, दावानल, वाचाल, अजातशत्रु। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवैतनिक। जिसे वेतन न मिलता हो उसके लिए अवैतनिक शब्द का प्रयोग किया जाता है एक शब्द में। दावानल की बात करूँ तो जंगल में लगी आग को दावानल या दावाग्नि कहते हैं। वाचाल की बात करूँ जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। अजातशत्रु की बात करूँ जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द अजातशत्रु होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 18 और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। असत्य विलोम शब्द है, यहाँ पे आपको असत्य बताना है। तो तेजस्वी का निस्तेज होता है, सुशील का दुश्शील होता है, अपव्यय का मितव्यय होता है, पंडित का ज्ञानी होता है। चलिए आप सब अपने अपने आंसर करिए। तो देखिए जिन भाई बहन ने ऑप्शन डी चुना होगा वे राइट हैं। पंडित का ज्ञानी नहीं होता, ये तो समानार्थी हो जाएगा, पंडित का मूर्ख होता है। ठीक है, पंडित का मूर्ख होता है। तो दोस्तों क्लास कैसी रही इस पे आप सब अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। अब मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस में। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।